Good evening, students. This is Nayan Shinde. I am your faculty of economics at Shri Sundaram Academy. And today, the topic that we are going to discuss is examination pattern of MPPSC Assistant Professor Examination 2025 for Economics. तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस साल की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं और उनका जो मास्टर्स का विषय है वो अर्थशास्त्र है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी पैटर्न होता है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का, इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। सो आई वुड फर्स्टली टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम नयन शिंदे, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। मैं ऑलरेडी JRF क्वालिफाई कर चुका हूँ। MPPSC की जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, दिस इज़ एन डिफरेंट एग्जामिनेशन। जो UGC नेट JRF होती है वो एक दूसरी एग्जामिनेशन है जो कॉन्डक्ट NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। तो वो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू दिस एग्जाम इज़ बिकॉज MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पिछली एग्जामिनेशन थी, जो 2022 में होना चाहिए थी, 2024 में हुई थी, उस एग्ज़ाम को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू टुडेज टॉपिक विच इज़ एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025। तो हमारे पास में अभी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आई है, कुछ जो वैकेंसीज जितनी हैं वो हमें पता चली हैं, बट डिटेल नोटिफिकेशन आने वाली हैं, वो जब आएंगी तब चीज़ें होंगी। लेकिन अभी हम जो 2022 का एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके पैटर्न को देख के समझने, क्योंकि ज़्यादा वेरिएंस होता नहीं है। सो हम अभी कंसिडर करेंगे जो हमारी पिछली एग्जामिनेशन थी 2022 की। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो ये जो एग्जामिनेशन है, सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को दे कौन सकता है, तो इसके लिए 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला कि आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में आपके पास में मास्टर्स डिग्री नहीं है बिफोर द नोटिफाइड डेट, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। दूसरी जो क्वालिफिकेशन, और बाय द वे 55% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास में होना चाहिए अपनी मास्टर्स डिग्री में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको 50% होना चाहिए, 55 फॉर जनरल अनरिजर्व एंड 50 फॉर रिजर्व कैटेगरी। सो और इसके साथ में आपके पास में या तो नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो सेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास में कोई सी भी क्वालिफिकेशन है, सो यू कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी रहती है, तो आपके पास में नेट या स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जामिनेशन को ऑलरेडी क्वालिफाई किया होना चाहिए। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये एकदम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेता है। बाय द वे, ये जो एग्जामिनेशन है, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था, ये वो है एग्जामिनेशन का। इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं, 2 फेजेस में होती है बाय द वे। पहला जो इसका फेज होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के अंदर रिटन कुछ नहीं रहता, आपको OMR शीट ही भरनी रहती है। तो वो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं, क्या होते हैं वो हम समझेंगे। लेकिन पहला जो फेज़ है इस एग्जामिनेशन का, वो आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन के फॉर्म में देना रहता है, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन देने रहते हैं 4 घंटों के अंदर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दूसरा फेज इस एग्जामिनेशन का होता है पर्सनल इंटरव्यू। सो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरेक्शन रहता है। जो भी MPPSC के द्वारा अपॉइंटेड इवेल्युएटर्स हैं वो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस आपको मार्क्स मिलते हैं। ये दोनों जो मार्क्स आपको मिले हैं इन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है, ऑब्वियसली आपको टॉप कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा। तो रिटन एग्जाम का महत्व बहुत ज़्यादा है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। हम देखेंगे भी मार्किंग स्कीम्स क्या हैं, बट आई होप आई एम क्लियर विद द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो अब जो रिटन एग्जामिनेशन होती हैं उसके थोड़े हम डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर चीज़ें होती क्या हैं। सो जैसे कि यहाँ पे हिंदी में दिया, आई बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम, बट हाँ मैं हिंदी मीडियम जो है, हिंदी मीडियम के अंदर ये नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको उसको डिकोड, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में जिसको ये थोड़ा टिपिकल लगती है तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा। सो दिस एग्जामिनेशन हैज़ 2
2 पेपर्स। पहला जो पेपर है वो होता है ब्रॉडली MPGK का। MPPSC के ज़्यादातर एग्जामिनेशन के अंदर MPGK का पार्ट रहता है, दिस इज़ नो एक्सेप्शन। इसके अंदर भी आपको MPGK थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा। माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि मैंने कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी MPGK की उतनी डेप्थ में नहीं करी थी, लेकिन मैंने अपना पूरा फोकस दिया था अपने पेपर 2 के ऊपर। एंड आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड JRF एग्जामिनेशन, तो मेरे लिए मेरे सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरी पकड़ है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। सो दिस इज़ वाई आई डिड नॉट फोकस मच ऑन माई पेपर 1। लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ थी जो मैंने तब कंसिडर नहीं की थी। वो डेंजरस चीज़ कैसे थी वो मैं बताऊंगा, पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो पहला पेपर होगा, उसके अंदर आपको बेसिक MPGK आएगा, जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस से कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, आपको MP की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, आपको MP की इकॉनमी से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर 2 एडिशनल चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या है जिसके नेशनल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो पेपर है ये फर्स्ट पेपर था। इसके अंदर इसका कंटेंट ये था, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस रहते हैं। जो एक क्वेश्चन रहता है उसकी वैल्यू उसके अगर आप करेक्ट आंसर टिक करते हैं OMR शीट के अंदर तो उसके अंदर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर टिक कर दिया तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली में भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव ज़्यादा लोग हैं तो मैं भी उनको टिकट नहीं लगे। लेकिन फिलहाल जो पिछला पैटर्न था हमारी MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन का, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप बेस्ट गेस करना चाहें अपना तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके चांसेस किसी भी तरीके से डिमिनिश नहीं होंगे। तो पहला पेपर जो था उसके अंदर 50 क्वेश्चन है और उसकी जो वेटेज है एक क्वेश्चन की 4 नंबर की है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेकंड जो पेपर होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, ये होता है 150 क्वेश्चन का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन का, क्योंकि आपकी जो मेरिट है, क्योंकि 150 क्वेश्चन ट्रांसलेट्स टू हेलो या सो 150 क्वेश्चन जो है वो एक साइजेबल प्रोपोर्शन कंपोज करते हैं इस एग्जामिनेशन को, ऑलमोस्ट 75%। हेलो या सो 75% इस एग्जामिनेशन को कंपोज करते हैं, एंड दैट इज द रीजन इस दूसरे पेपर के अंदर आपको 600 मार्क्स टोटल मिलते हैं। तो अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनानी है तो आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा अपने पेपर 2 के ऊपर। मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्रथम प्रश्न पत्र की वेटेज 200 नंबर की है, लेकिन ये फिर भी बहुत घातक हो सकता है अगर किसी ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, सोचा है कि मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। सो दैट वोंट बी रियली ईजी फॉर यू, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम 40% स्कोर करना रहेगा। 40% मतलब आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन सही करने रहें। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। जब मैंने एग्ज़ाम लिखी थी तब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एट ऑल, बट समहाउ मेरी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है, मैं MPGK ब्रॉडली पहले पढ़ चुका हूँ और मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूँ, तो MP इकॉनमी के बारे में मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर आप ये पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट तब आया, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करी है, तो लेकिन अगर आप ही कर रहे हैं तो मैं आपको अभी से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस बट नाउ आई एम अवेयर ऑफ दिस, सो आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ दिस एट ऑल एज वेल। तो इसके अंदर आपको 40% मार्क्स स्कोर करने ही हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 30% इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, तो मतलब 15 क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और जो फाइनल है साक्षात्कार विच मीन्स पर्सनल इंटरव्यू, जो यहाँ पे मैंने बात करी थी इसके बारे में, वो होता है 100 नंबर का। तो आपका पूरा फोकस जो है वो होना चाहिए अपने फेज़ 1 ऑफ एग्जामिनेशन का, विच इज़ रिटन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू तक अगर आप पहुँचते हैं और इंटरव्यू में अगर आप ज़्यादा स्कोर नहीं भी कर पाता तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप फेज़ 1 के अंदर इतना हाई स्कोर कर लें कि इवन इंटरव्यू के लो मार्क्स भी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम नहीं कर पाए। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, एंड एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड मेरी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी है। आई एम
an educator at Shri Sundaram Academy. My subject is economics. मेरी domain knowledge काफ़ी ज़्यादा resilient है and I help my students to crack this examination. और ये फ़िलहाल तक का पैटर्न था. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य से इस एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं और उन यूनिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस. ऑब्वियसली MPGK का फर्स्ट का पेपर, उसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो भी टेस्ट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बेसिक गाइडलाइंस जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में होती है. ये जो फर्स्ट पेपर है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, ये उसकी डिटेल्स हैं, तो आई एम नॉट ड्वेलिंग मच इनटू इट क्योंकि पेपर 1 की स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑलरेडी अवेलेबल है. वो इस पेपर को इन डेप्थ में कवर करने वाला है. आई एम गोइंग टू ड्वेल मोर अपॉन सेकेंड पेपर जो हमारा इकोनॉमिक्स का होता है, अर्थशास्त्र का. सो आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट डायरेक्टली. सो हियर इट इज. तो ये हमारा प्यारा सिलेबस है. सबसे पहली यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. ये सबसे इंट्रोडक्टरी चीज़ रहती है. जो सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है जनरली इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वी ऑल नो कि अगर आप बैचलर्स अपनी कंप्लीट कर चुके इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर नहीं भी करी हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एटलीस्ट एज फार एज इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न मैं सारी चीज़ें एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करता हूँ ताकि अगर कोई इंसान एज माई सेल्फ, मेरा जो बैचलर्स था वो इकोनॉमिक्स में नहीं था बट मैंने मास्टर्स अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर करी है एंड आई हैव एक्सेल्ड इन इट एज माई क्वालिफिकेशंस स्टेट. सो लाइक आई हैव लाइक अ वैलिड प्रूफ कि मैंने इस फील्ड के अंदर एक्सेल किया है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरी बैचलर्स इकोनॉमिक्स में नहीं थी. तो अगर आप हमारे काउंसलर से मिलते हैं वो भी आपको इसके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देंगे कि इकोनॉमिक्स एंड एटलीस्ट एज फार एज माई सब्जेक्ट इज कंसर्न मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ. सो इवन अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है ही कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने वाली है for this upcoming assistant professor examination. I hope I'm clear with this. तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सबसे पहली चीज़. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है क्लास 12th के अंदर. ये पढ़ाया जाता है जनरली. स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 के अंदर पढ़ाया जाता है बट माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्व्स एज द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट हैं वादव है कि स्कोप और अजम्पशन क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो MPPSC है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है एंशिएंट इंडियन थॉट के ऊपर. दिस पैटर्न वी हैव सीन इन अदर एग्जामिनेशन एज वेल. और यहाँ पे भी इन्होंने कौटिल्य को ऐड किया है. लेट मी हाईलाइट दिस. कौटिल्य को इन्होंने ऐड किया है जो मौर्यन एम्पायर के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन थे. या सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. या सो कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन थे मौर्यन एम्पायर के और उनका जो इकोनॉमिक थॉट्स है वो भी हम पढ़ते हैं. उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है. अल्दो वो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं थी, इट वाज मोर अबाउट पॉलिटिक्स एंड आचरण जो हमें रखना चाहिए एंड ऑल दैट. बट या ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. और सिमिलरली मनु के बारे में भी पढ़ना है क्योंकि ये मैंशनड है, इसलिए हम उसको कवर करने वाले हैं एज वी कैन सी ऑलरेडी. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू टेक मच टाइम, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और इसके अंदर और भी दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी और प्रोड्यूसर थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसके अलावा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस है. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो इसके अंदर दी हुई हैं. बट मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम क्लियर करें. वो तो आप अगर आप बेस्ट दे रहे हैं अपने एंड से भी आप रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लें. एज अमित चैटर्जी हु इज़ एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर सेज, तैयारी एक नौकरियां अनेक. सो माय objective is to equip you so well कि आपके सामने इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर आ जाए आप वो चुटकियों में हल कर पाए.
तो ये चीज़ मैं इंश्योर करूँगा इफ़ यू डिसाइड टू कंटिन्यू योर जर्नी विथ अस, दिस इज़ व्हाट माय गारंटी इज़। तो इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कई सारे टॉपिक्स आते हैं एंड इट हैज़ बीन लिस्टेड हियर एज वेल। थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी कहा था, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल, रिस्क और अनसर्टेनिटी। दो तरीके के लोग होते हैं जिनको रिस्क बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोग रहते हैं जिनको रिस्क नहीं पसंद है। जिनको रिस्क पसंद है उनको हम रिस्क लवर्स कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जिनको रिस्क पसंद नहीं रहती है उनको हम रिस्क अवर्स कहते हैं। उनका बिहेवियर कैसा रहता है जब भी वो थ्योरी ऑफ गेम्स के अंदर एज अ प्लेयर अपने रोल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है उसको हम समझते हैं इस हेडिंग के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होता है, मोनोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोसोनी होती है। ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर, इन सारे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। बिहेवियरल और कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काफ़ी ट्रेंडी है क्योंकि हमारे अब इंडिया के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने नोबल लॉरिएट हैं, वो नोबल प्राइज़ ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, इसलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट एज वेल। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने इसके अंदर ही दे रखा है। थ्योरी जो पिगू हैं, परेटो है और एरो है, इन्होंने थ्योरीज दी थी कि कोई सी भी इकॉनमी अगर एक्सेल करना चाहती है, प्रोस्पेरिटी अचीव करना चाहती है, तो दो चीज़ें उनके पास में होनी चाहिए। पहले कि वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली रेजिलिएंट होनी चाहिए, वो काफ़ी उनका आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। तो अमीर होना सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो उस इकॉनमी के अंदर इक्विटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि सारी जो वेल्थ है वो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ही लेके बैठे हैं। तो जिनी कोएफिशिएंट करके मैट्रिक होता है वो हम समझेंगे इन डेप्थ में। अभी ऑब्वियसली ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं ज़्यादा डल नहीं कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स के अंदर, लेकिन ये जो सारे टॉपिक है ये हम कवर करने वाले हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ के अंदर। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है ये हमारी सबसे पहली यूनिट है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे करते हैं, लेकिन जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास में टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस, सो आई कैन टेल यू दिस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैलेटेबल लगता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है तो इसलिए कुछ बच्चों को वो इनिशियली अनकम्फर्टेबल लगता है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, तो दे हैव, उनको मैंने जिस ईज से और जितने रिलेटेबल एग्जांपल्स दे के मैंने उनको समझाया तो वो चीज़ अब तक मैंने देखा है कि उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक कंटेक्चुअल सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंटेक्चुअल सब्जेक्ट? कंटेक्चुअल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज़ करके समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक कंटेक्चुअल सब्जेक्ट है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो लड़के हैं और उन दोनों का सिलेक्शन करना है, कोई दूसरा आदमी है उसको अपनी बेटी की शादी करवानी है और वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फादर के पास में है कि मैं किस लड़के को सिलेक्ट करूं, और दो लड़के हैं जिसकी सारी जो बैकग्राउंड हैं, सारी फीचर्स हैं, बाकी सारे वो सारे सेम है, विच इज़ लाइक सेटेरिस पेरिबस। ये एक चीज़ होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, एज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो जो फादर है और उन दोनों के बीच में इकलौता डिफरेंस ये है कि एक अमीर है और एक गरीब है। तो जो फादर है वो उसके चॉइस बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसको ज़्यादा फेवर करेगी? ऑब्वियसली एक बाप चाहेगा कि उसकी जो एक पिता एक चाहेगा कि उसकी जो बेटी है वो एक ऐसे घर में शादी करे जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो। तो एक अमीर लड़के की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिलेक्ट होने की। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसके अंदर मैं ड्वेल नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ मैरिज काउंसलर, आई एम एन एजुकेटर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर उसको चूज़ करना है कि कौन से लड़के से माई डॉटर, विच मैन शुड माई डॉटर मैरी, तो वो जो चॉइस बनाएगा वो
मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक बेसिस पे ही बनाएगा। क्यों? वो अमीर लड़के क्यों चूज़ करेंगे? ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्यों, ज़्यादातर जो फादर्स हैं वो क्यों चूज़ करेंगे एक अमीर लड़के को? क्योंकि अमीर लड़कों की सप्लाई कम होती है। दुनिया में गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग काफ़ी कम है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर कोई सी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। ये सेटरस पेरिबस के ऊपर काम करती है, उसके अंदर नुआंसेस हैं, काफ़ी सारे नुआंसेस हैं, आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इट, बट ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था जो एक्चुअल में जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई। सॉरी, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एक बहुत सेंट्रल टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, नॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। लेकिन हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं जो हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आता है, इसके अंदर जो ISLM मॉडल है जो कीन्स ने दिया था, क्लासिकल जो थ्योरी है जो एडम स्मिथ से स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर डेविड रिकार्डो थे, JBC का जो सेज रूल ऑफ मार्केट्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्लासिकल मॉडल के अंदर रहती है, फिर आगे चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कंपोज करते हैं हमारी इस यूनिट को। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बोली, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कीन्स ने दिया था। इसके अंदर जो क्लासिकल अप्रोच है जो मैंने अभी बताया, एडम स्मिथ उनकी बुक 1976 एंड ऑल दैट, तो वो डेटा के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो क्लासिकल अप्रोच, कीनीजियन अप्रोच, जो क्लासिकल्स हैं उनको गलत प्रूव किया था कीन्स ने कि जो JBC का सेज रूल ऑफ मार्केट्स था, सप्लाई फाइंड्स इट्स ओन डिमांड, तो वो जो चीज़ है, वो जो अजम्पशन है उसको रिफ्यूट किया था कीन्स ने और अपना थॉट स्टार्ट किया था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। उससे जो 1929 का डिप्रेशन आया था वो उसको ओवरकम किया था अमेरिकन इकॉनमी ने, तो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ये जो इकोनॉमिक थॉट था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़ी टाइम तक सही माना गया अप अंटिल जो स्टैग्नेशन आया अमेरिकन इकॉनमी में ड्यू टू द इजराइल्स वॉर विथ अरब नेशंस। तो वहाँ पे फिर ऑयल शॉक आया था, ये सारी हिस्ट्री की चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में लिमिटेड नहीं रहूँ, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जैसे इजराइल है, जैसे अरब्स हैं, इनकी लड़ाई हुई थी, इसकी वजह से अरब नेशंस स्पेशली सऊदी अरब ने बैन लगा दिया था वेस्टर्न नेशंस को, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, और क्योंकि उन्होंने बैन लगा दिया था ऑयल सप्लाई को, ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर, इसलिए ऑयल की सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से अमेरिकन इकॉनमी में और ग्लोबल इकॉनमी के अंदर स्टैग्नेशन आ गया। तब मिल्टन फ्राइडमैन नाम के एक बहुत फेमस, वो भी नोबेल लॉरेट है, वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिकन इकॉनमी को और वर्ल्ड की इकॉनमी को उस शॉक से निकाला था। सो दिस इज़ लाइक अ ब्रॉड ओवरव्यू। ये चीज़ें हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं, काफ़ी आराम से पढ़ते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट। सो पहला हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ रहे थे, उसके टॉपिक्स हैं जैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, theory of distribution, welfare economics, equilibrium analysis and things like that. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल इनकम, जैसे जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम पढ़ते हैं एज स्कूल्स ऑफ थॉट, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके अंदर क्लासिकल अप्रोच है, कीनीजियन अप्रोच है, पोस्ट कीनीजियन अप्रोच है एंड ऑल दैट। फिर उसके अंदर हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन देखा, जो उसके जो भी कीन्स नहीं दिया था, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। मल्टीप्लायर थ्योरी क्या होती हैं वो इसके अंदर है। मंडल फ्लेमिंग का जो ओपन इकोनॉमी मॉडल है वो है, और ISLM मॉडल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपोज करती हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच नेक्स्ट यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल मच इनटू इट, बिकॉज ये टॉपिक का हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो भी पर कैपिटा इनकम है, आउटपुट है, उसकी एक ऑप्टिमम लेवल कैसे अचीव करें। तो उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, अनबैलेंस मॉडल है, बैलेंस मॉडल है। जो अनबैलेंस मॉडल A.O. हर्शमैन ने दिया था, आई होप कि यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा, या हियर इट इज़। सो अनबैलेंस्ड ग्रोथ ये मॉडल था जो A.O. हर्शमैन ने दिया था। बैलेंस ग्रोथ मॉडल कई सारे होते हैं, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने सजेशंस अलग अलग दिए थे कि किस तरीके से हम हमारी इकॉनमी को इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं कि लोगों की, जो कॉमन लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी आए।
सो उसके लिए जो मॉडल्स हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। पहली जो यूनिट है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की है, क्योंकि जो हमने बेटर चीज़ें करी हैं अब तक उसको हम कर तो रहे हैं, बट हमारे पास में उसकी कैलकुलेशन भी होनी चाहिए इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। तो उसके लिए बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो इसके अंदर हैं HDI, जो बाय द वे अमर्त्य सेन ने कॉइन किया था, महबूब उल हक ने जो कॉइन किया था इसे, जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बेस कैपेबिलिटी अप्रोच को किया था जो अमर्त्य सेन ने दी थी। और अमर्त्य सेन इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ जीता है इकोनॉमिक्स के अंदर। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी के अंदर आता है। इसके अंदर ग्रोथ मॉडल्स हैं जॉन रॉबिन्सन और कैल्डर के। इसके अंदर दूसरे मॉडल भी है, नानीफाई मॉडल, जिनके अंदर हम पढ़ते हैं कि डेवलपिंग इकॉनमी और डेवलप्ड इकॉनमी के अंदर डिस्पैरिटी क्या रहती है और उन डिस्पैरिटी को कैसे ब्रिज किया जाता है एंड ऑल दैट। सो इसके अंदर टोडारो मॉडल है, मीएट का मॉडल है, ये सारी चीज़ें हो गई कि डेवलपिंग इकॉनमी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इस यूनिट के अंदर, विच इज़ लाइक सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टूडेंट्स को लगती है यूनिट, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही लगती है। दिस इज़ द पैटर्न दैट आई हैव ऑब्जर्व कि सबसे ज़्यादा ये थोड़ी टिपिकल है, बट इसको पढ़ने में स्टूडेंट्स उतना बोर नहीं होते हैं इस यूनिट को पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। सबसे ज़्यादा सिंपल यूनिट अगली यूनिट है, विच इज़ पब्लिक फाइनेंस, नो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। पब्लिक फाइनेंस इसके अगले वाली है, या पब्लिक फाइनेंस उसके अगले वाली है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंडिया के अंदर एज वी ऑल नो कि हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी USSR से, जिसकी वजह से हमने प्लानिंग कमीशन बनाई थी। 5 ईयर प्लान हम बनाते रहते थे, कई सारे प्लान सक्सेसफुल हुए भी, बट काफ़ी सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। तो वो चीज़ें हमने फॉलो की हैं अब तक। नीति आयोग जो नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि वो थोड़े कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के थे, तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया एंड इंस्टेड इन प्लेस ऑफ दैट नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड, बट इट इज़ जस्ट अ थिंक टैंक। उसके पास में उतनी पावर नहीं जितनी प्लानिंग कमीशन के पास में हुआ करती थी अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज़ लाइक एन पॉलिटिकल इशू जो हम क्लास में समझते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली एज यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकॉनमी के, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जिसके अंदर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आती है, सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट आती हैं, और टर्शियरी सेक्टर जो सपोर्ट करता है बाकी 2 सेक्टर्स को। तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी जो मॉडल्स हैं कि प्लानिंग के अभी तक अप्रोचेस क्या रही हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक थिंकर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है ग्रोथ को बूस्ट करने का, वो भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जो चाहते थे कि इंडिया एक सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करे, जो गांव हैं उन तक उनको पावर डिसेंट्रलाइज की जाए, और फिर जो गांव हैं वो इतने एफिशिएंट हो जाएंगे ओवर टाइम कि वो उनके एफिशिएंट होने से हमारे देश के अंदर प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी। दिस वाज द ब्रॉड ओवरव्यू, दिस इज जस्ट अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड अपोज टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि BR अम्बेडकर जो थे उनका थॉट था कि विलेजेस आर डेन ऑफ इग्नोरेंस, मतलब विलेजेस एक डेन है इग्नोरेंस का, वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट है, और उनको पावर डिसेंट्रलाइज करने से इंडिया के अंदर सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी। सो हम ये जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के थॉट का ओवरव्यू था कि कैसे वो एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, और उसका हमने एग्जांपल देखा। बाकी सारे भी यहाँ पर राम मनोहर लोहिया हैं, जगदीश भगवती हैं जो एक अगेन इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इन आवर 4th यूनिट विच इज़ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अगली यूनिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच इज़ पब्लिक फाइनेंस। इसके अंदर हमको काफ़ी सारे इसके अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं, बट हमको प्राइमरली इसके अंदर बजट पढ़ना रहता है। उसके अंदर जो रेवेन्यू रिसीट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर का सब डिवीज़न होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के अंदर। फिर जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसके 2 टाइप्स रहते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट के फिर 2 टाइप रहता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके एग्जांपल होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST और कस्टम ड्यूटी।
तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स दी गई हैं, थ्योरीज होती हैं टैक्सेशन की। एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जस्ट लेट मी यूज़ द पेन, या हियर इट इज़। तो पब्लिक फाइनेंस हमारी यूनिट है, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वैगनार की थ्योरी, एडल्फ वैगनार एंड जर्क लाइक फैशन में पढ़ते हैं, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में, कि सरकार के पास में पैसा आ गया, उस पैसे को उसको खर्च किस तरीके से करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी रीड इन थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन के टैक्सेशन कलेक्ट करने के लिए कौन से ग्राउंड रूल्स गवर्नमेंट को हमेशा याद रखने चाहिए, जो एडम स्मिथ ने कैनन्स दिए थे। तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन दिस यूनिट। पब्लिक डेट, कि गवर्नमेंट अगर कर्जा ले रही है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको उसके रिडम्पशन के प्लान क्या क्या होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी रीड इन दिस नेक्स्ट टॉपिक। और आखिरी फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसके अंदर जो भी फिस्कल रिफॉर्म्स अब तक हुए हैं इंडिपेंडेंस से लेके अब तक। 1956 के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। 1991 के अंदर हमारा एक बहुत मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स के बारे में नाम से जानते हैं। So this is what we learn in this unit of public finance. So I hope I am clear with this. So let's move on to the next unit, which is money, banking and financial institutions. Yeah, money, banking and financial institutions, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, NBFCs क्या होती हैं, NBFCs के टाइप्स क्या होते हैं, IFIs क्या होते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। कि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सेविंग से पैसा लेके हम उस सेविंग के पैसे को जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया उसको हम हायर इंटरेस्ट रेट पे किसी को लोन दे दें, और जो डिफरेंस रहेगा दोनों इंटरेस्ट रेट का उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक का रेवेन्यू होता है। सो दिस इज़ लाइक द ब्रॉड ओवरव्यू जो हम स्टडी करते हैं इस यूनिट के अंदर, उस नेम इज़ मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगला जो यूनिट है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम दो तरीके से इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो थियोरेटिकल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो आता है, और दूसरा जो करंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इशू क्या चल रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज है बाय द वे ग्लोबल साउथ, उनके इशूज़ चलते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कस्टम ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग विथ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। तो वो क्या होता है वो हम समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ क्या होता है वो हम समझेंगे, IMF क्या होता है वो क्या होता है वो हम समझेंगे, IBRD जो वन ऑफ द एस्पेक्ट है वर्ल्ड बैंक का वो क्या होता है, रोल ऑफ G20 जो दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देश हैं उनका रोल क्या है इन शेपिंग द ग्लोबल इकॉनमी, उसके बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जो मैं पहले ही बता चुका था, प्रवेश सिंगर ये जो थे इन्होंने थ्योरी दी थी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या होती है वो हम इस यूनिट के अंदर समझते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ दिस सिलेबस इज डिज़ाइंड। अगला जो इंडियन इकॉनमी, ये पूरी जो यूनिट है ये पूरी डेटा बेस्ड है। इसके अंदर हमको थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी रहती, हमको फोकस सोलली करना रहता है डेटा के ऊपर कि इंडिया के अंदर डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने प्रतिशत हमारी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारी 45% ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन वो पैसे कितने कमा रहे हैं, वो टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड का बस 16% कमा पा रहे हैं, विच इज़ लाइक रियली लो। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसका डेटा क्या है, क्या हम उसको प्रूव कर सकते हैं क्वान्टिटेटिवली, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस यूनिट के अंदर। एंड फाइनली वी हैव स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे हमने अभी यूनिट नंबर 8 के अंदर देखा है कि हम पढ़ रहे थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अब हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारे पेपर का। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जामिनेशन थी जो मैं क्लियर कर चुका हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन था कि फिस्कल डेफिसिट क्या प्लान्ड है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लेटेस्ट बजट है उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट क्या प्लान्ड है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, तो ये हम पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस यूनिट से ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली MPPSC कंडक्ट करा रहा है।
ये सबसे डरावनी यूनिट लगती है काफ़ी सारे लोगों को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है और फाइनली इकोनोमेट्रिक्स होता है। तो ये इन्होंने क्लब करके सारी चीज़ें एक ही के अंदर डाल दी हैं। जो CLRM है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये होता है इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट। जो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस है, ये पार्ट होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और ये सैम्पलिंग, ये थ्योरी का पार्ट है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस अगेन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। So this was the overview of your syllabus. If you are interested in giving this examination, if you want to make your career in a teaching field, then obviously आप काफ़ी interested होंगे, काफ़ी enthusiastic होंगे इस एग्ज़ाम को लेके। बट अगर अब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई है, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कारण हो सकते हैं, मैं भी आपने जो फैकल्टी, आपकी जो कॉलेज की फैकल्टी थी वो उतनी अटेंटिव नहीं थी, मे बी अब तक आपको एक क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पाई है। तो आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। आई हैव बिन थ्रू ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल किया, मैंने JRF क्वालिफाई किया, मैंने MPPSC की जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो मेरे परिप्रेक्ष्य से आई एम अ कम्पिटेंट इंडिविजुअल हु कैन गाइड यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। आई थिंक कि मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम एजुकेटर हूँ एंड आई कैन गाइड यू टू, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। और ये जो 2025 के अंदर एग्जामिनेशन होने वाली है, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स, आई होप कि आप उसके अंदर अपना बेस्ट देंगे। और आपको बेस्ट कैसे देना है उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क सभी 10 यूनिट्स का मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अपेयरिंग फॉर दिस MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन ऑफ 2025, then I think you should contact the number that is available in the description box, and you should contact the counselors available at our institute as soon as possible. So this is it from my side. If you have any suggestions regarding this presentation of mine, you can give them in the comment box. I am looking forward to your feedback. आपने क्या पिछली एग्ज़ाम अटेम्प्ट की थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था पिछली एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का, क्या आप उस एग्जामिनेशन क्वालिफाई आप कर पाए थे, अगर नहीं तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे थे। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। So this is it from my side. I hope this video was insightful. If you are a beginner, it must have been insightful for you. So I hope this was insightful and have a nice day. Thank you.